एक ही पार्टी हिंदुस्तान के अंदर है जो कॉमन सिविल कोड के नाम पर ध्रुवीकरण करती है और एक संदेश देना चाहती है कि हम ही हैं जो केवल हिंदू हित की रक्षा कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं कर सकता। तो मणिपुर में भी उसी ढंग से ये करना चाहते हैं, क्योंकि बिना हिंदू मुसलमान पाकिस्तान हिंदुस्तान के सिवा इनकी रणनीति में कोई चीज है ही नहीं। मुसलमान तो केवल बहाना है, बाकी सिविल कोड के नाम पर पूरे देश को जो है कब्जे में करने का ये प्रयास हो रहा है। जब लागू होगा तो तमाम जो इनको अधिकार दलितों और इनको दिया गया है उनसे वो वंचित होगा। कहीं ना कहीं भारत को तोड़ने की एक गहरी साजिश चल रही है। कोई भी सार्थक निर्णय के साथ मोदी जी चैनलों को का फेस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इनके पास जवाब नहीं होता है। जो अपराधी होता है, जब कोई अपराध करता है ना, तो मुंह छुपाकर जनता के बीच से निकलता है। ठीक उसी तरह हमारे देश का प्रधानमंत्री कोई भी घटना घटती है तो अपने मुंह को छुपा करके विदेश निकल जाएंगे। तो ये पता चलता है कि आपराधिक मानसिकता का आदमी है। कोई शरीफ आदमी के हाथ में हमारे देश की सत्ता नहीं है। चाहे नोटबंदी हो, चाहे जो भी इनके निर्णय रहे हों, वो जनहित में नहीं होते हैं। इनके कुछ जो इनके खास साथी हैं जिनको ये लाभ कराते हैं। लाभ क्या कराते हैं? वो लाभ का मोटी रकम इनके जेब में होती है, जिससे ये जो है हर जगह के चुनाव में तोड़ फोड़ खरीद फरोख्त के धंधा करके सरकारें गिराना, ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करना, ये सब काम उन्हीं पैसों से ये किया करते हैं। केजरीवाल ने इसका समर्थन किया है। ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये इनके इन प्रकारें ये लोग सत्ता को अपने कब्जे में रखने के लिए ऐसी पार्टियों को खड़ा किया गया है। देश में इन दिनों एक कानून की बात हो रही है जिसका नाम है यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी समान नागरिक संहिता। ये कानून ऐसा है कि अगर ये लागू हो जाएगा तो सभी धर्मों को एक कानून मानना होगा। हमारे देश में 2 तरह के कानून चलते हैं, एक सिविल लॉ, एक क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ में सबको एक तरह की सज़ा होती है, सभी धर्मों को एक समान सज़ा मिलती है। लेकिन शादी ब्याह तलाक गोद विरासत का जो कानून है वो सिविल लॉ कहलाता है, और उसमें अब यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात हो रही है। विधि आयोग ने भी 21वें आयोग में कहा था कि ये बहुत चुनौतीपूर्ण है, तो विपक्ष भी इसका बिल्कुल विरोध कर रहा है। लेकिन सुनने में आ रहा है कि जो मानसून सत्र शुरू होने वाला है उसमें इसका बिल लाया जा सकता है। वहीं उत्तराखंड सरकार ने इसको लेकर अपना पूरा मसौदा तैयार कर लिया है। वो कहती है कि सबसे पहले जो इस राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा वो हमारा राज्य होगा। तो इस वक्त मैं बनारस में हूँ और बनारस में हमारे साथ राकेश जी मौजूद हैं। राकेश जी बहुत अच्छे से इस चीज़ों के विश्लेषण करते हैं, उनसे इस मसले पर बात करते हैं। सर बहुत बहुत आपका स्वागत है एक बार फिर से। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। सर ये बताइए, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो ला रहा है, आखिर ऐसी क्या ज़रूरत आ पड़ी कि भाजपा सरकार इसको लाने के लिए बिल्कुल प्रतिबद्ध है, और मानसून सत्र जो शुरू होने वाला है सुनने में आ रहा है कि इसमें ये बिल लाया जाएगा, कैसे देखते हैं इसको? ये देखिए, यह बिल तो पिछले कई चुनाव बीत गए और जब जब चुनाव आता है तब तब इस बिल के लिए हो हल्ला मचता है। पहले तो हमको ये जानना ज़रूरी है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है ये क्या है। ये वह कानून है जो भारत का नागरिक है। ये मतलब नहीं है कि वो किस धर्म का है, किस जाति का है, किस लिंग से है। सभी पर एक समान कानून को लागू करना ही इनका मकसद है, जिससे जो सामाजिक स्थिति है हमारे और जो धर्मनिरपेक्ष देश की बात हम लोग संविधान में जो दी गई है, और उसमें धर्म का हम हर नागरिक के पास ये स्वतंत्र अधिकार है कि वो किसी भी धर्म को स्वीकार करके उसके नियम कानून को अपने जीवन में उतार करके अपना जीवन संचालित करे। मगर जब ये आ जाएगा, यूनियन कॉमन कोड आ जाएगा, तो ऐसे में जो शादी ब्याह निकाह छोड़ा छोड़ौवल और गोद लेना और क्या कहते हैं विरासत का है, उत्तराधिकार का जो है, इन सब पर भी नियम और कानून लग जाएगा। और इससे ऐसा प्रतीत होता है कि इसको लाने में मैं आपको ज़रा सा बता देना चाहता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन में हमारी जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत में ये भाग 4 अनुच्छेद 44 में ये कहा गया है राज्य सरकारों से कि अगर आवश्यकता समझने पर
ये कॉमन सिविल कोड को राज्य सरकारें अपने तरीके से लागू कर सकती हैं, लेकिन उसको लागू करने के अंदर कानूनन कितनी अड़चनें हैं। कई हमारे नियम कानून जो संविधान में दिया, हमने अभी आपको बोला धर्मनिरपेक्ष, तो उसका आर्टिकल 25, तो उसके अंतर्गत में पहले उसको जो उसका जो कहते हैं उल्लंघन होगा, उसको अगर तोड़ना है तो आपको सबको साथ लेकर के बैठाना होगा। और दुर्भाग्य देखिए, भारत जो है विविधताओं का देश है, तमाम धर्म जाति के लोग यहाँ रहते हैं, और इसी तरीके से क्योंकि प्रजातांत्रिक मूल्यों का पर आधारित हमारा भारत देश है, तो यहाँ पे तमाम पार्टियाँ खड़ी हो चुकी हैं जो कि कहीं समाजवाद के नाम पर, कहीं किसी नाम पर ही खड़ी हैं। और जब हम समाजवाद की बात करते हैं तो सभी धर्म और जाति को साथ लेकर चलने की ही बात होती है। ऐसे में वह सब पार्टियां भी आपके विरोध में उतरेंगी, और उतरना भी चाहिए, क्योंकि अगर आप जब आप, क्योंकि एक ही पार्टी हिंदुस्तान के अंदर है जो कॉमन सिविल कोड के नाम पर ध्रुवीकरण करती है हिंदू और मुसलमान के बीच में, और एक संदेश देना चाहती है कि हम ही हैं जो केवल हिंदू हित की रक्षा कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं कर सकता। इसी तरह से आप हर जगह देखिए, तो मणिपुर में भी उसी ढंग से ये करना चाहते हैं, क्योंकि बिना हिंदू मुसलमान पाकिस्तान हिंदुस्तान के सिवा इनके पास इनकी रणनीति में कोई चीज़ है ही नहीं है, क्योंकि इनके पास ना नैतिकता है ना सिद्धांत है। अगर नैतिकता और सिद्धांत होता तो अगर विदेश में गए थे अमेरिका में, जो मूल प्रश्न जो है पत्रकार ने पूछा था, इन्होंने बड़ी सफाई से जो है उसको भटकाते हुए अब लगे प्रजातंत्र की परिभाषित करने, और भारत के डीएनए में प्रजातंत्र है उसका श्रेय बटोरने, जबकि यह श्रेय कांग्रेस के हमारे जो पूर्वज लोग थे, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उनकी देन रही है। पिछले दिनों पीएम मोदी भोपाल में गए, वहाँ पे वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन किया। इसी बीच उन्होंने कॉमन सिविल कोड पर बयान दे दिया कि एक देश में एक घर में दो कानून नहीं चल सकते। इस तरह के उद्घाटन में इन्होंने इस पे बयान दिया। जब किसी दूसरे चीज़ों पे बात करने की आती है, चाहे पहलवानों का मामला हो, चाहे मणिपुर का मामला हो, तो वो नहीं बोलते। और अभी बात चली सिविल कोड की, जब से उनसे पूछा भी नहीं गया, वो बयान देते हैं। आप कैसे इसको देखते हैं? देखिए, एक देश एक कानून की बात करते हैं। भारत फेडरल गवर्नमेंट है, संघीय, यहाँ पर कई स्टेट्स को मिला करके सरकार, केंद्र की सरकार बनती है। तो जो राज्यों की जो अपनी समस्याएं हैं उस पर आधारित वो कानून, इसीलिए हमने कहा ना डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़। स्टेट पॉलिसीज़ अलग होती हैं। हाँ, ये तय है कि वो स्टेट पॉलिसी केंद्र की सरकार की पॉलिसी को चैलेंज नहीं कर सकती हैं, और अगर चैलेंज भी करती हैं तो उनको बीच में तमाम ऐसे अनुच्छेद को शामिल कर दिया जाता है जिससे कि कोई केंद्र और राज्य सरकार में अड़चने ना आए। तो कॉमन सिविल कोड अब आप उद्घाटन कर रहे हैं, क्या कहते हैं, वंदे भारत का, और अपनी वाहवाही लूट रहे हैं। बस सिर्फ उनका मकसद ये था कॉमन सिविल कोड से भारत की जनता को ये समझ में आए कि हम हिंदू हित की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। वंदे भारत तो हमने तुमको दे दिया, और जीत भी हमारी तुम लोग सुनिश्चित कर दो, इसलिए उन्होंने ऐसा भाषण वहाँ दिया। दूसरी बात, अभी हिंदू मुस्लिम की बात हुई, मीडिया में कहीं ना कहीं इस तरह से परसेप्शन बनाया जा रहा है कि इससे सिर्फ मुसलमानों को दिक्कत है, जबकि जब हमने इस पर रिसर्च किया, इस पर पढ़ा, तो उस पर कहीं ना कहीं हिंदू, जैसे साउथ में है कि रिश्तेदार में शादी हो जाती है भांजी से मामे की, तो कई सदियों से ये रीति रिवाज चला आ रहा है। अगर सिविल कोड आ जाएगा तो इन रीति रिवाजों को तोड़ने में बहुत चुनौतीपूर्ण का होगा। दूसरी तरफ आदिवासी हैं, उनके कुछ अलग नियम है, उनके अलग रीति रिवाज हैं। सीएम भूपेश बघेल ने भी कहा है कि इससे बहुत बुरा असर पड़ेगा। तो इस पर किस तरह आप देखते हैं? निश्चित तौर पर ये सभी जाति और धर्म पर ये अपना प्रभाव, दुष्प्रभाव डालेगा। सिर्फ मुस्लिम धर्म पे नहीं, सिर्फ मुस्लिम धर्म पे नहीं, क्योंकि जब कॉमन सिविल कोड आएगा, समानता का जब नियम बनेगा, तो जो आरक्षण जो आदिवासी और जो पिछड़ा दलित लोगों को आरक्षण है, इन सबको भी वो प्रभावित करेगा। तब वहाँ ये बात उठेगी कि भाई अब सबका बात समान अधिकार की बात हो रही है। हालांकि अभी सब कुछ हमारे पास है, समान अधिकार है, सब कुछ है, लेकिन कुछ कमज़ोर वर्गों को, जैसे कि कोई अगर विकलांग है तो उसको बैसाखी थमा दिया जाता है, उसी ढंग से जो है जो हम लोग आरक्षण दिए थे। लेकिन निश्चित तौर पर ये उस पर भी चोट होगा जो आदिवासी, पिछड़े और दलितों पर भी
एक तरीके से अपरोक्ष रूप से इनकी मंशा के अंदर सबसे बड़ा राज यही है, मुसलमान नहीं है। मुसलमान तो केवल बहाना है, बाकी सिविल कोड के नाम पर पूरे देश को जो है कब्जे में करने का ये प्रयास हो रहा है। और निश्चित तौर पर इन्होंने जो भी इस तरह के काम कर रहे हैं वह कहीं ना कहीं भारत को तोड़ने की एक गहरी साजिश चल रही है। विधि आयोग ने 2018 में जो 21वां विधि आयोग आया था तो उस समय कहा था कि इसकी अभी कोई ज़रूरत नहीं है, ये बहुत चुनौतीपूर्ण है। लेकिन जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि 2024 का इलेक्शन सामने आ रहा है, विधि आयोग भी कह रहा है कि इस पर बात की जाए, वो केंद्र से कह रहा है, केंद्र सरकार कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट भी हमें लगातार लताड़ रहा है कि इस पर जल्दी से जल्दी मसौदा तैयार किया जाए। और अब मानसून सत्र शुरू होने वाला है, तो क्या लगता है कि बीजेपी इन सब चीज़ों को लेकर बहुत जल्दीबाजी में है? आपने सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के वकील जजों को आपने देखा, जितने भी निर्णय आए, फैसले आए हैं, लगभग वर्तमान सरकार की मंशा के अनुरूप ही रहा है। ऐसा प्रतीत देखिए, जस्टिस लोया की हत्या के बाद और जो 4 हमारे जज जो है इस सरकार के विरोध में धरना प्रदर्शन पे बाहर उतरे और उनका शांत हो जाना, ये साबित करता है ये हमारा जो न्यायपालिका है, लोकतंत्र का सबसे मजबूत स्तंभ, वो भी कहीं ना कहीं इनके प्रभाव में है, जिसके वजह से वो स्वतंत्र निर्णय लेने में असक्षम हो चुका है। तो वो क्या कर रहे हैं, वो तो बात इस ढंग की करते हैं जहां वर्तमान सरकार जो है सत्ताधारी लोगों को इसका लाभ मिल सके। मैं एक निवेदन करना चाहूँगा जजों से कि आप अपनी गरिमा, अपनी योग्यता और विद्वता को कायम रखें, तभी आपका जो है भारत में सम्मान है। अन्यथा आपको मैं याद दिला दे रहा हूँ कि भारत के अंदर ऐसे लोग भी थे जो कि विदेश में जा कर के जिसने जो है यहाँ पे गोली चलवाई थी उसको विदेश में जाके मारे आए थे। तो ऐसा ना हो कि अधिकारियों, जजों को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप एक अच्छे नागरिक होने का सबूत, प्रमाण भारतवासियों को दें। और निश्चित तौर पर आपका सम्मान है। ये सब साले राजनीतिक व्यक्ति हैं जो देश को लड़ाने, बांटने में लगे रहते हैं। इनसे आप अपनी दूरी बना करके जनहित में, लोकहित में अपने फैसले को सुनाएं। केजरीवाल ने इसका समर्थन किया है, आप इसको कैसे देखें? भाई, केजरीवाल साहब ने समर्थन इसलिए दिया है कि वो उनकी बी टीम थे। आपको याद दिला दे रहे हैं जब लोकपाल की लड़ाई लड़ी जा रही थी, आज लोकपाल कहाँ है, केजरीवाल को कोई मतलब नहीं है, ना अन्ना हजारे को मतलब है। लेकिन जब लोकपाल की लड़ाई अन्ना हजारे के साथ केजरीवाल लड़ रहे थे तो इनके मंच पर, अब तो सुषमा स्वराज जी हैं नहीं, लेकिन फिर भी स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी ने इनके मंच पर डांस कर रही थी। तो ये साबित होता है कि ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं और ये इनके इन प्रकारें ये लोग सत्ता को अपने कब्जे में रखने के लिए ऐसी पार्टियों को खड़ा किया गया है। ओवैसी ने कहा है कि हिंदू जो सिविल कोड का जो हिंदू एक्ट है वो थोपा जाएगा सारे लोगों पर। बिल्कुल थोपा जाएगा। जब बन जाएगा यूसीसी बन जाएगा तो फिर सब पे लागू होगा, और जब सब पे लागू होगा तो कोई नहीं बचेगा। जितनी भी जातियां हैं, जितने भी धर्म हैं, सब पर लागू होगा। और जब लागू होगा तो तमाम जो इनको अधिकार दलितों और इनको दिया गया है उनसे वो वंचित होगा। और इनका प्रयास भी यही है। ऐसा लगता है कि ये मनुवादी व्यवस्था को घुमा फिरा करके ये इनके इन प्रकारेण इस देश पे थोपना चाहते हैं और साथ ही इस देश पर कब्जा करना चाहते हैं। कहा जाता है कि भारत विविधताओं का देश है। जब इस तरह का कानून आ जाएगा तो कहीं ना कहीं इस पर भी बिल्कुल असर पड़ेगा, तो वो विविधताएं तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। विविधता मान कहाँ रहे हैं? अगर ये मानते होते तो पहले इस पर विचार कर लेते पार्लियामेंट के अंदर सभी पार्टियों को बैठा करके। हमने कहा ना कि विविधताओं का देश है, तो उसी प्रकार जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर तमाम पार्टियां हैं जो समाजवाद की बात करती हैं। जो समाजवाद की बात करती है वो धर्मनिरपेक्षता की ही बात करता है, उसी पर आधारित समाजवाद है। और जब उसी पर आधारित समाजवाद है तो फिर कहाँ कोई बच पाएगा? सबको उस कानून के अंतर्गत में कुछ ना कुछ नुकसान उठाना पड़ेगा। आखिरी सवाल सर मेरा, क्या इसका फ़ायदा बिल्कुल डायरेक्ट बीजेपी को 2024 के इलेक्शन में होने वाला है?
ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि जनता देश की समझदार हो चुकी है। इनकी बात कथनी और करनी में ज़मीन और आसमान का फ़र्क रहा है। ये आपने जैसे कहा कि कोई भी घटना घट जाती है, कहीं ये जाते नहीं है, किसी से मिलते नहीं है। केवल एक रेल दुर्घटना जो हुई थी बालासोर में, वहाँ पता नहीं कैसे चले गई है। ये भी, वो भी इनकी मजबूरी थी। नहीं तो आप ध्यान दीजिएगा कि जनहित से जुड़े कोई भी समस्या अगर आती है तो ये विदेश निकल जाते हैं, घूमने निकल जाते हैं, कहीं जो है डिस्कवरी चैनल के लिए शूटिंग कराने लगते हैं। बाकी कोई भी सार्थक निर्णय के साथ मोदी जी चैनलों को का फेस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इनके पास जवाब नहीं होता है, जो कहते हैं उसका जवाब नहीं होता है। इसलिए ये मन की बात करके सीधा आपको बता दें, जब चोर जो होता है, जो अपराधी होता है, जब कोई अपराध करता है ना, तो मुंह छिपाकर जनता के बीच से निकलता है, वो स्थान छोड़ देता है। ठीक उसी तरह हमारे देश का प्रधानमंत्री, कोई भी घटना घटती है तो अपने मुंह को छुपा करके विदेश निकल जाएंगे। तो ये पता चलता है कि ये आपराधिक मानसिकता का आदमी है। कोई शरीफ आदमी के हाथ में हमारे देश की सत्ता नहीं है। और ये जब भी निर्णय लेगा, जब भी काम करेगा, चाहे नोटबंदी हो, चाहे जो भी इनके निर्णय रहे हों, वो जनहित में नहीं होते हैं। इनके कुछ जो इनके खास साथी हैं जिनको ये लाभ कराते हैं। लाभ क्या कराते हैं? वो लाभ का मोटी रकम इनके जेब में होती है, जिससे ये जो है हर जगह के चुनाव में तोड़ फोड़, खरीद फरोख्त के धंधा करके सरकारें गिराना, ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करना, ये सब काम उन्हीं पैसों से ये किया करते हैं। जी बहुत शुक्रिया। जी आपने देखा कि नागरिक संहिता पे आप क्या बात हुई और किस तरह से भारत की विविधताओं पर इसका बिल्कुल असर पड़ेगा। और सिर्फ ये मुसलमानों का मामला नहीं है, बल्कि ये हिंदुओं का मामला है, आदिवासियों का मामला है, हर एक भारतीय का मामला है। तो बीजेपी सरकार इसको बराबर लाने में लगी है और आने वाले मानसून सेशन में इस पर हो सकता है बिल लाया जाए। और उत्तराखंड में भी अभी बहस चल रही है कि वहाँ पे कमेटी ने जो मसौदा तैयार कर लिया है और जल्दी इसको लागू किया जाएगा। फिलहाल अभी इतना ही। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, पेज को लाइक कीजिए और बहुत बहुत धन्यवाद।